हाँ, तो हम लोग देख रहे थे वन्य जीव के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, यानी जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं। देखिए, जीवों के संरक्षण के लिए दो कानून लागू किए गए हैं, एक राष्ट्रीय कानून और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून का मतलब होता है देश के अंदर लागू किए गए कानून, यानी सिर्फ एक देश में रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व को लेकर एक कानून बनाया गया जो कि सभी देशों के लिए एडवाइजरी उससे जारी की जाएगी। तो वैसे कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से अधिक। चलिए देखते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून। पहला कानून है, उसमें क्या है, कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्रीय का समूह को है अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता कहते हैं। इसमें नियम और प्रणाली क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम लोग अफ्रीकी कन्वेंशन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन कब लागू हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में लागू हुआ। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, इसको नोट जरूर करेंगे। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में, और अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में वेटलैंड कन्वेंशन 1971 में। वेटलैंड कन्वेंशन जैसे आएगा तो 1971 में। ये दोनों कन्वेंशन के बारे में पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून बना था उसमें वेटलैंड कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1971 में। और अफ्रीकी कन्वेंशन तो 1968 में। याद रखिएगा इसको। जो विश्व के प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करने के लिए रक्षा अधिनियम 1972 के तहत, यानी रक्षा अधिनियम 1972 के तहत कानून बनाया गया। अगर पूछता है किस रक्षा अधिनियम के तहत, तो 1972 के तहत कानून बनाया गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य एवं वन्य जीवों को संरक्षण के पालन करने के लिए सख्ती से कानून बनाए गए। अगर कोई वन्य और वन्य जीवों को क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए उसे सजा होगी, ऐसा कानून में प्रावधान लाया गया। ये अफ्रीकी कन्वेंशन और वेटलैंड कन्वेंशन के तहत। तो ये था आपका अंतरराष्ट्रीय नियम। अब देख लीजिए राष्ट्रीय नियम क्या है। राष्ट्रीय नियम कह रहा है कि भारत विश्व के उन देशों में आता है जिसके पास पर्यावरण एवं वन्य जीवों के रक्षा के लिए प्रावधान संविधान में वर्णित किए गए हैं। हमारे संविधान में भी वर्णित किए गए हैं वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। कह रहा है कि संविधान की धारा 21 के अंतर्गत 47, 48 और 51 के ए वन्य जीवों में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए नियमावली प्रस्तुत की गई है। यानी मौलिक कर्तव्यों में भी कहीं न कहीं इसका वर्णन किया गया है कि 51 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य ही है, तो इसका वर्णन किया गया है। कह रहा है कि वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। यानी भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1952 में। ये सब नोट जरूर करते चलिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया जिसमें जीवों के रक्षा के लिए सरकार क्या हो गई? गंभीर रूप से सक्रिय हो गई। वन्य जीवों में सुधार के लिए 1972 में एक एक्ट लाया गया। 1973 में इसे संशोधित करके 1991 के अंतर्गत पक्षियों एवं जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीवों के पक्षियों पर शिकार के लिए और वन्य पौधों के शिकार के लिए प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1991 में। ये भी पूछता है कब वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1991 ईस्वी में। ठीक है। वनों के संरक्षण एवं बचाव के लिए वन्य संकट एक्ट के तहत 1980 ईस्वी एवं 1981 ईस्वी में कानूनी बोर्ड बड़े ही प्रभावशाली हुए और जैव विविधताओं के लिए 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू किया, जो कि स्थानीय प्रखंड और जिला और राज्य स्तर पर कमेटी बनाई गई जो कि वन्य और वन्य जीवों को रक्षण प्राप्त कर सकती है, रक्षण दे सकती है। यानी क्या किया गया? इसको सुरक्षित करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया जिससे कि इसको अच्छा से सुरक्षित रखा जाए, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, चाहे वो राज्य स्तर पर हो। अब कह रहा है वन्य जीवों एवं जैव विविधता में उपयोगिता। कह रहा है कि प्राकृतिक अधिवासित वातावरण में विकसित पौधों जंतुओं वन्य जीव कहते हैं। यानी कह रहा है कि जो स्वतः प्राकृतिक रूप में चाहे वो पेड़ पौधे उगे या जीव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। जिसमें पादप और जंतु दो प्रकार के होते हैं, यानी पौधे और जंतु दो प्रकार के खंडों में वन्य जीवों को बांटा गया है। वन्य को बांटा गया है, यानी पादप में भी हो सकता है, यानी पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं जंगल में। ठीक है। अब पहला हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है कि प्रकृति का श्रृंगार है ये दोनों। अगर वन्य और वन्य जीव ना रहे तो प्रकृति का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इंसान ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, तो क्या मतलब है बिल्डिंग का? फिर
तो ये दोनों के दोनों क्या प्रकृति का श्रृंगार है। अब हम लोग पढ़ते हैं पादप के बारे में, यानी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पेड़ पौधे को जैव विविधता के आधार पर 8 वर्गों में बांट दिया गया है, और इसी से यानी पेड़ पौधे से ही पूरे विश्व की जलवायु क्या होती है, संतुलन में रहती है। अगर पेड़ पौधे जहां कम है वहां बारिश कम होती है। हम लोग बोलते हैं ना बारिश कम हो रही है, लगातार पेड़ कटाई कीजिएगा तो बारिश कहां से आएगी। तो पेड़ पौधे जहां अधिक होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ होते हैं, वहां लगातार बारिश होती है, जहां नहीं होते वहां बारिश नहीं होती। तो देखते हैं ये 8 क्या क्या है। तो पहला है पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, इसके अंतर्गत है कि वह क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं, और जहां पे चीड़, देवदार और कोंधारी वृक्ष होते हैं, और ये वृक्षों की लंबाई बहुत ही अधिक होती है। यानी ऐसे वन कहा जाते हैं जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं जिसमें चीड़, देवदार और कोंधारी के वृक्ष आते हैं, जो हो जाते हैं पश्चिमी हिमालय वनस्पति। अब है पूर्वी हिमालय वनस्पति, इसमें आपके आ जाएंगे ओक और छोटी बातें और फूलों के सदाबहार वृक्ष इसमें आ जाते हैं। तीसरा है असम वनस्पति क्षेत्र, इसमें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र एवं सुमर घाटी के बीच वाले क्षेत्र हो जाते हैं, और यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, और इन वनों के बीच में कभी कभी घने बांस और लंबी घास भी, बांस भी घास की प्रजाति यानी लंबे घास और बांस की प्रजातियां मिलती है। अब कह रहा है सिंधु का मैदान, सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र, ये कह रहा है सिंधु यानी पंजाब आ जाएगा। पंजाब जो जम्मू कश्मीर से होता है तो सिंधु नदी जो आती है पंजाब में भी जाती है। कह रहा है कि यह क्षेत्र पंजाब, पश्चिम राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात में शामिल है। यहाँ बबूल, नागफनी और खेजरी और आक के वृक्ष होते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आप नागफनी जानते हैं, बबूल वगैरह कांटेदार वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती हैं। तो ये आपका सिंधु मैदान के क्षेत्र में आ जाएगा। अब गंगा मैदान के वनस्पति क्षेत्र है, गंगा जो हम लोग के किनारे वाला जो क्षेत्र हो गया, जो आपका दानापुर से निकला हुआ है, पटना गया है। करा गंगा मैदानी क्षेत्र वनस्पति क्षेत्र है, जो कि अरावली और बंगाल, उड़ीसा, बिहार होते हुए अंतर्गत ये क्षेत्रों से जाती है, जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। गंगा अरावली क्षेत्र क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। तहां पर बांस, साल, खैर, तेंदु एवं वृक्ष ये सब पाए जाते हैं, यानी गंगा के तलहटी के क्षेत्रों में ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। अब है दक्षिण एवं पठारी वनस्पति। दक्षिण पठारी वनस्पति क्या होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पूरा दक्षिण क्षेत्र पठारी में सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं और जंगली झाड़ियां को भी देखने को मिलती है। यानी दक्षिणी एवं पठारी वनस्पति क्या होता है, यहाँ पे पतझड़ वाले वृक्ष आते हैं, पतझड़ के दिनों में पत्तों के झड़ जाते हैं और झाड़ियां वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब कह रहा है मालाबार वनस्पति क्षेत्र। मालाबार वनस्पति क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत कह रहा है कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र आ जाते हैं, जहां पे गर्म मसाले, फिर सुपारी, नारियल, रबर, काजू, कॉफी, चाय इत्यादि आते हैं। यानी ये सब में आपका आ जाएगा कौन, आपका आ जाएगा राजस्थान आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। यानी मलबार कहने का तात्पर्य जो होता है समुद्री तट के किनारे वाले क्षेत्र, मलबार तट वो कहे जाते हैं। ठीक है। अब अगला है अंडमान वनस्पति क्षेत्र। इसमें कह रहा है कि सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार और समुद्रीय जंगल पाए जाते हैं। अब भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल, इसको नोट जरूर कीजिएगा, भारत में कुल 47,000 पेड़ पौधे हैं। यानी भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, वन सर्वेक्षण के अनुसार है 47,000 पेड़ पौधे की प्रजातियां, 15,000 प्रजातियां वहित वनस्पति है, यानी जो यहां से जल में वहां बह के उत्पन्न होती है। 35% प्रजातियां देसी है, बाकी कहीं विदेश से आई है, यानी 35% ही प्रजातियां हमारे देश की है। तो ये मुख्य एक एथी था। अब कह रहा है कि जंतु के बारे में पढ़ना है। जंतु को पढ़ने से पहले जैव विविधता मैं आपको बता दे रहा हूं। जैव विविधता मतलब होता है जीवों में आपसी विविधता, यानी स्थान के तौर पे जीवों में आपसी जो विभिन्नताएं होती है उनके जातियों में, उनकी जातियों में, ना कि उनके रंग रूप में, उनकी जातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि अब गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जीवों में जो आपसी विभिन्नता होती है इसी को जैव विभिन्नता हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु के बारे में, कितनी प्रजातियां हैं, क्या क्या है, सो इसके बारे में डिटेल से हम लोग अब जानेंगे।